नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीए न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। यूपीएससी की परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर हो रहा आंदोलन के बीच सरकार ने भरोसा दिया है कि एक हफ्ते में इस पर फैसला लिया जाएगा। राज्यसभा में पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हम आज फिर उस समिति को हमने ये कहा है कि आप एक सप्ताह के अंदर आप हमें इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराएं। एक सप्ताह के भीतर हम इसका संज्ञान लेकर के एक निर्णय करेंगे और आगे की रूपरेखा उसके आधार पर होगी। पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह भी कहा कि भाषा के आधार पर यूपीएससी के परीक्षार्थियों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। भाषा के आधार पर किसी भी विद्यार्थी वर्ग से कोई पक्षपात हो, अन्याय हो, सरकार इसका कदापि इस पर समर्थन नहीं करती। एंड वी डोंट विश टू लिंक लैंग्वेज विद स्किल। दरअसल यूपीएससी मामले को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने हिंदी भाषा के परीक्षार्थियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद सरकार की तरफ से पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब दे रहे थे। यूपीएससी मुद्दे पर पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और पूरे मसले के बारे में उन्हें बताया। जितेंद्र सिंह ने मीडिया में ये भी कहा कि सरकार छात्रों के हित को लेकर गंभीर है। उधर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सीसैट का विरोध कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस का कहर टूटा। संसद के पास प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों की पुलिस ने जमकर पिटाई की। कुछ छात्रों को हिरासत में लेने के बाद बस में भी पीटा गया। हिरासत में लिए गए छात्र की पिटाई बस में ही एडिशनल सीपी एसपीएस त्यागी करने लगते हैं। त्यागी के अलावा एक और पुलिस अफसर इस छात्र की पिटाई करता है। छात्र बचाओ बचाओ चिल्लाता है, लेकिन पुलिस वाले पीटते ही रहते हैं। यूपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोलने पर संसद के करीब पहुंचे छात्रों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस वाले हाथापाई तक पर उतर आए। दिल्ली पुलिस ने संसद के पास पहले मुस्तैदी कर रखी थी और जैसे ही छात्रों का जत्था यहां पहुंचने लगा, इन्हें पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों को बस में ठूंसकर पुलिस थाने ले गई। यूपीएससी के परीक्षार्थी सुबह मुखर्जी नगर इलाके में जुटे और यहां से संसद मार्च करने का ऐलान किया। हालांकि इन्हें रोकने के लिए पुलिस की भारी मुस्तैदी की गई थी, लेकिन कई छात्र मेट्रो के जरिए संसद के करीब तक पहुंच गए। दिल्ली पुलिस के कहने पर दिल्ली मेट्रो ने अपने 2 स्टेशन बंद कर दिए ताकि छात्रों का जत्था संसद के पास तक नहीं पहुंच पाए। फिलहाल संसद के पास के 2 मेट्रो स्टेशन, केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन को बंद रखा गया है। मुखर्जी नगर में छात्रों का एक बड़ा जत्था अनशन और प्रदर्शन पर डटा हुआ है। इन छात्रों ने मोदी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कल रात के हंगामे के बाद आज फिर से यूपीएससी के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया। परीक्षार्थी सीसैट खत्म करने और यूपीएससी पैटर्न बदलने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इससे पहले कल रात दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल किया। हाईवे पर जाम लगाकर पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। गुस्साए उम्मीदवारों ने गाड़ियों को भी निशाना बनाया था। मांग पर अड़े हुए हैं। इससे पहले कल रात दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल किया। हाईवे पर जाम लगाकर पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। गुस्साए उम्मीदवारों ने गाड़ियों को भी निशाना बनाया था। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन बवाल थमने की बजाय और बढ़ता चला गया। एक तरफ आगजनी हो रही थी, दूसरी तरफ उम्मीदवारों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सरकार की सिफारिश को अनदेखा करके यूपीएससी ने 24 अगस्त को होने वाले प्री टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिस पर परीक्षार्थियों का गुस्सा भड़का। यूपीएससी के हिंदी परीक्षार्थियों को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सीसैट पर भारत सरकार और यूपीएससी को संवेदनशील होना चाहिए। क्वालिटी से समझौता किए बगैर हिंदी माध्यम के छात्रों की मदद की जानी चाहिए। गोवा के मंत्री दीपक धवलीकर के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। India is a Hindu country. It is Hindustan. All Indians in Hindustan are Hindus. इससे पहले गोवा के मंत्री दीपक धवलीकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर विकसित करेंगे। बीजेपी के सहयोगी महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के नेता और कॉरपोरेशन मंत्री धवलीकर ने ये बातें विधानसभा में कही थी। विधानसभा में दिए बयान के बाद गोवा के मंत्री दीपक धवलीकर ने अपनी बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे और विकसित करने का मौका मिला है।
हमारा जो ये है वो हमने बोला कि हिंदू राष्ट्र है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और राष्ट्र बढ़ाने का उसको एक चांस मिला है। हालांकि बयान पर बवाल मचने के बाद गोवा के मंत्री दीपक धावलीकर ने कहा कि उनके कहने का मतलब ये था कि भारत या इंडिया की जगह देश को हिंदुस्तान कहा जाए। सब लोग अभी भारत इंडिया बोलते हैं, तो मैं समझा ये एक हिंदुस्तान राष्ट्र है, तो हिंदुस्तान राष्ट्र उसको बोल के वो राष्ट्र में विकास बढ़ाना चाहिए। बीजेपी ने गोवा के मंत्री दीपक धावलीकर के बयान से किनारा कर दिया है। पार्टी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि धावलीकर बीजेपी के नहीं हैं और न ही उनके बयान से बीजेपी इत्तेफाक रखती है। गोवा में हमारी सहयोगी पार्टी है और ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस राय से कतई सहमति नहीं है। कांग्रेस ने दीपक धावलीकर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राष्ट्रीय दल ने कहा कि ऐसे बयान मोदी की ही मुश्किल बढ़ाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश को बर्बाद कर देने वाला स्टेटमेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानियां ये इस तरीके के बयानात जो खड़े करेगा वो नरेंद्र मोदी जी के रास्ते में करेगा। रोजेदार के मुंह में रोटी ठूसने वाले शिवसेना सांसद राजन विचारे की हरकत को सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया कि इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की है, इसलिए कार्रवाई भी नहीं हो सकती। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से अपने सांसदों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सदन के स्टाफ को रोजे के दौरान जबरन रोटी खिलाने का सांसदों का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां मामले को राजनीतिक और धार्मिक रंग देने की कोशिश में हैं। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने भी शिवसेना सांसदों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना सांसद राजन विचारे ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती से ऐसी घटना हो गई। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। रोजेदार को रोटी खिलाने के मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि रोजी रोटी के बजाय रोजा रोटी पर राजनीति, बचा ले या मौला, इराम वतन का क्या होगा अंजाम। जिंदगी में कभी काला धन भारत में वापस नहीं आने की बात कहने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर आज लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि काला धन उनकी इस जिंदगी में वापस आ जाएगा। साथ ही निशिकांत दुबे जी जब बोले तो उन्होंने कह दिया कि मेरे जीवन में तो काला धन इस देश में वापस नहीं आने वाला है। मैं चाहूंगा कि हम सब उनकी बहुत दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको बहुत लंबी अवधि तक इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल कल लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से कहा था कि जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से काला धन नहीं लाया जा सकता। माननीय वित्त मंत्री जी, स्विट्जरलैंड के बैंक में आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे, क्योंकि आप बड़े वकील हैं और आपके सभी लोगों से संबंध है, जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से हम ब्लैक मनी नहीं ला सकते। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन पर लोकसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि काला धन रखने वालों में कुछ एनआरआई के नाम भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान भी की जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा कि कई ऐसे लोगों की पहचान भी हो गई है जिन्होंने काला धन छिपा कर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। धारचूला विधानसभा सीट से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार बीडी जोशी को 19,000 से भी ज्यादा वोटों से मात दी। सीएम बने रहने के लिए हरीश रावत को ये चुनाव हर हाल में जीतना था। फरवरी में मुख्यमंत्री पद संभालने वाले रावत को 6 महीने के अंदर यानी 31 जुलाई तक विधानसभा चुनाव जीतना था। उत्तराखंड में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे। 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। धारचूला से जहां हरीश रावत जीते तो वहीं डोईवाला से कांग्रेस उम्मीदवार हीरा सिंह बिष्ट और सोमेश्वर से रेखा आर्या ने बाजी मारी। शानदार जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जैसे ही नतीजे सामने आए, हरीश रावत के समर्थक खुशी से झूम उठे। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद तीनों सीटों पर जीत से कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया है। गलतफहमी के चलते कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच ही नहीं पाए और इसके चलते आज संसदीय दल की बैठक सोनिया राहुल की गैरहाजिरी में हुई। दिल्ली में बीती रात पीएम निवास 7RCR में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच में मुलाकात हुई। भागवत के साथ सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होसबोले, भैयाजी जोशी और आरएसएस के कई वरिष्ठ नेता भी पीएम निवास में हुई मीटिंग में शामिल हुए।
आरएसएस के ये नेता 7 RCR में पिछले दरवाजे से दाखिल हुए और पिछले दरवाजे से ही बाहर आए। बैठक के बाद किसी नेता ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। संघ नेता कैमरे से बचने की कोशिश करते रहे। ये पहली बार था कि संघ प्रमुख खुद प्रधानमंत्री से मिलने 7 RCR पहुंचे हों। दिल्ली के राजस्थान भवन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान के पार्टी सांसदों से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अमित शाह को बुके देकर उनका स्वागत किया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। 25 जुलाई को पार्टी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस फैसले पर औपचारिक मुहर लगेगी। हरियाणा के लिए अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने पर हो रहे विरोध को दरकिनार करते हुए हरियाणा सरकार ने 41 लोगों की एक अस्थायी कमेटी बना दी है। ये कमेटी हरियाणा के गुरुद्वारों के प्रबंधन और रखरखाव का काम देखेगी। हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुरुक्षेत्र में सिखों की मीटिंग में अलग HSGPC के विरोध में रोष मार्च निकालने का फैसला लिया गया, जिसकी शुरुआत अंबाला से होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बीजेपी ऑफिस में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करने वाले युधिष्ठिर विक्रम सिंह नाम के शख्स ने फर्जीवाड़े से पीएम की सुरक्षा में जारी होने वाले पास हासिल कर लिए, जिससे वो पीएम के पास तक पहुंच गया। इस फ्रॉड शख्स ने अपने 2 फेसबुक अकाउंट बनाए हुए हैं। एक अकाउंट में उसने खुद को बीजेपी ऑफिस का कोऑर्डिनेटर बताया है और दूसरे में उसने खुद को मुंबई पुलिस का डीसीपी बताया है। पीएम की सुरक्षा में सेल लगने से एसपीजी पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस पर आंतरिक जांच शुरू कर दी है, जिसमें पता लगाया जाएगा कि आखिर उसने किसके जरिए बीजेपी नेताओं से नजदीकी बढ़ाई। तो वहीं टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का विवाद नहीं थमा है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने आंध्र प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए वादा खिलाफी के आरोप लगा दिए हैं। साइना ने ट्विटर के जरिए अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत आहत और उदास हूं। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बावजूद अभी तक मुझे आंध्र सरकार की तरफ से नकद इनाम नहीं मिला है। दरअसल साल 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम ने साइना को 50 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया था। ऐलान के 2 साल गुजरने के बाद भी अभी इनाम की राशि उन्हें नहीं मिली। फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद एक बार फिर से विवादों में है। बंगला बेचे जाने के बाद राजेश खन्ना की लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी उनके परिवार को कानूनी नोटिस भेजने का मन बना रही है। राजेश खन्ना की दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना ने एक बिजनेसमैन को ये बंगला 90 करोड़ रुपए में बेच दिया। वहीं अनीता आडवाणी के मुताबिक राजेश खन्ना चाहते थे कि उनकी मौत के बाद इस बंगले को म्यूजियम बनाया जाए। मुंबई के बांद्रा इलाके में बने इस बंगले में 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना की मौत हो गई थी। उसके बाद अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना की कुल 200 करोड़ की संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया था। वो बंगला समेत प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही है। राजेश खन्ना की मौत के 1 महीने बाद ही बंगले का नाम आशीर्वाद से बदलकर वरदान आशीर्वाद कर दिया गया था। नियम के मुताबिक प्रॉपर्टी बेचे जाने के 14 दिन तक उस पर दावा किया जा सकता है। असम के 3 जिलों में ब्रह्मपुत्र और बेकी नदी तबाही मचा रही है। यहाँ के बरपेटा, नॉर्थ लखीमपुर और सोनितपुर जिलों में नदियों का पानी किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में जा घुसा है, जिससे लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। बरपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ता जलस्तर लगातार जमीन और खेत काट रहा है। तटीय इलाकों में नदी का बहाव इतना तेज है कि लोगों ने खेत और जमीन कट करके उनके नदी में समा रहे हैं, जिससे लोगों में खौफ फैल गया है। असम के सोनितपुर जिले में कई दिन से हो रही बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। सहायक नदी हेलम भी उफान पर है, जिससे जिले के 40 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। फसलें भी तबाह हो गई हैं। असम का नॉर्थ लखीमपुर जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 50 से ज्यादा गांवों में घुस चुका है। मध्य प्रदेश के भाटपारा इलाके में शिवनाथ नदी का पानी तबाही की कहानी लिख रहा है। नदी किनारे बने कुलीपोटा, मर्राकोना, कुम्हरखाना, सिमरिया और अमलीडी इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। बरपाटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के लिए प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। घर, खेत, खलिहान सब पानी में डूब चुके हैं। यूपी में भी कई जगह भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आजमगढ़ में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी से भर गए हैं। यूपी का बाराबांकी जिला बाढ़ की चपेट में आ गया है। घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। गांव में पानी घुसने से लोगों का काफी परेशानी से सामना हो रहा है। घाघरा का पानी नदी किनारे बसे गांव की जमीन निकल रहा है। यूपी के रामपुर में कोसी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। यहां के सिविल लाइंस इलाके में दोस्तों के साथ नदी में घूमने गया एक छात्र नदी की तेज धार में बह गया।
और ब्रेक के बाद अब खबर यूपी के बस्ती से, जहां पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल किया। यहां एक एम्बुलेंस की चपेट में आने से 3 कांवड़िये जख्मी हो गए। दिल्ली में कांवड़ियों की वजह से लंबा चौड़ा जाम लग गया। दिल्ली गुड़गांव रूट पर जाम लगने से सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानियां हुई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी सैकड़ों कांवड़ियों के सड़क पर आ जाने से लंबा चौड़ा जाम लग गया। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली में सराय रोहिला इलाके में लगे कांवड़ शिविर का दौरा किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई से नजदीक दुर्ग के होंडा शोरूम में अचानक आग लग गई। आग की उठती लपटों ने देखते ही देखते पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग देखते ही देखते शोरूम को जलाकर खाक कर चुकी थी। आग की वजह क्या थी साफ नहीं है। दमकल की करीब दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए 5 घंटे लग गए। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में एक इंडिगो कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। टैक्सी ड्राइवर गाजियाबाद से नोएडा के लिए निकला था। बिसरख पहुंचते ही कार से धुआं उठने लगा और आग लग गई। रायबरेली में एक तेज रफ्तार स्कूल वैन बेकाबू होकर पलट गई। गनीमत रही कि स्कूली बच्चे नहीं थे इस वैन में। लखनऊ रेप और मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग पर मृतक महिला के दोनों बच्चे भी रहने पर बैठ गए हैं। मुंबई की एक मॉडल ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित लड़की स्ट्रगलर मॉडल है और आरोपी आईपीएस सिविल प्रोटेक्शन में डीआईजी के पद पर तैनात है। मुंबई के वर्ली में एक बेरहम टीचर की करतूत सामने आई। होमवर्क नहीं करने के चलते तीसरी क्लास के बच्चे की टीचर ने बुरी तरह पिटाई की। बच्चे की हालत देखकर जब घरवाले पुलिस में बेरहम टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने आनाकानी की। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में 3 दिन पहले हुए आपसी विवाद में घायल छात्र की मौत हो गई है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में 52 साल की एक महिला ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक फ्लैट से संजीव पिल्लई नाम के शख्स की लाश मिली। लखनऊ के इंदिरा नगर में बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर के सेंट्रल जेल में हुए गैंगवॉर के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई। गुजरात के जूनागढ़ के जंगल में खूंखार तेंदुए ने एक घर में सोए लोगों पर हमला कर दिया। कल 26 जुलाई को विजय दिवस है, लेकिन उससे पहले आज सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह द्रास सेक्टर पहुंचे। हरियाणा के करनाल की एक छात्रा का चयन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में हो गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 6 साल के एक बच्चे ने रोलर स्केट्स के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गगन का रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टंट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आज सावन की शिवरात्रि है। इस मौके पर शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन की शिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है।